नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 16 पर, और आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम रेसिमिक मिश्रण और रेसिमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम जनरल में आपको बता दूं, रेसिमिक मिश्रण क्या होता है। हम प्रकाशिक समवायता की बात की हमने, और उसमें हमने ये पढ़ा कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, यदि वो दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो उनको हम डी रूप कहते हैं, और यदि वो वामावर्त घुमाते हैं तो उसको हम एल रूप कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि यदि ऐसा कोई यौगिक है जिसके दो रूप हैं, और एक रूप तो डी रूप है और एक रूप एल रूप है, और जो डी रूप है यानी हम यूं कह सकते हैं कि 50% डी रूप है और 50% एल रूप है, तो ऐसा मिश्रण क्या होगा? ऐसा मिश्रण डी और एल एक दूसरे के गुणों को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, यानी वो प्रकाशिक समवायता नहीं दर्शाता है। देखिए, यदि किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ऐसा मिश्रण जिसमें 50% भाग तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो और शेष 50% भाग कैसा हो? वाम ध्रुवण घूर्णक हो, यानी 50% डी रूप हो और 50% एल रूप हो, तो ऐसा मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है, और इस प्रकार का मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो यदि किसी यौगिक का ऐसा मिश्रण जिसमें 50% डी रूप 50% एल रूप, तो वो दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट करेंगे, यानी जितना डी वाला घुमाएगा उसके रिवर्स में उतना एल वाला घुमा देगा, मतलब घूर्णन होगा ही नहीं और वो प्रकाशिक समवायता नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण, किसी यौगिक का ऐसा मिश्रण जिसमें 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भाग हो और 50% वाम ध्रुवण घूर्णक भाग हो। ठीक है, ये ध्रुवण अघूर्णक होते हैं, ये प्रकाशिक समवायता नहीं दर्शाते। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डी-एल लैक्टिक अम्ल। डी-एल लैक्टिक अम्ल का मतलब है इसका 50% तो डी रूप है और 50% कौन सा रूप है? एल रूप, और इन दोनों को यदि हम मिक्स करेंगे तो ये रेसिमिक मिश्रण बनेगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं डी-एल लैक्टिक अम्ल। और ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करते। वास्तव में इसका जो डी भाग है वो तो जितना डी भाग घुमाएगा उतना ही क्या है? एल भाग घुमा देगा विपरीत दिशा में, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाने से ये ध्रुवण अघूर्णक बन जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रतिकार कहते हैं। देखो, हमने एक आंतरिक प्रतिकार भी पढ़ा था, उसमें एक ही यौगिक के अंदर क्या हो रहा था? आधा भाग तो डी रूप था, आधा भाग एल रूप था, यानी आधा भाग दो किरेल केंद्रों के अंदर। हमने ऐसे किरेल केंद्रों की बात की थी जिनमें दो किरेल केंद्र थे और दोनों में समान समूह जुड़े हुए थे, समान समूह जुड़े हुए थे, सममिति तल था। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दो प्रकार के यौगिक हैं, उनका मिश्रण है, जिनमें से आधे यौगिक तो ऐसे हैं जो डी रूप दर्शा रहे हैं और आधे यौगिक ऐसे हैं जो एल रूप दर्शा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रतिकार कहा जाता है। ठीक है, आप यहां से देखिए, कुछ एग्जाम्पल है अपने पास। 2-ब्यूटिल फेनिल कीटोन, ये 2-ब्यूटिल फेनिल कीटोन है, ये तो देखो 2-ब्यूटिल और ये फेनिल, ये कीटोन। ठीक है, अब ये इसका डी या एल कोई सा भी रूप है, यदि मैं इसकी एसिड से क्रिया करवाता हूं तो इसके दो रूप हो जाएंगे, एक डी रूप हो जाएगा, एक एल रूप हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये रेसिमिक मिश्रण बन जाएगा, और रेसिमिक मिश्रण बनाना ही रेसिमीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखो, जैसे इसके भी दो रूप है लैक्टिक एसिड की, या डी है या एल है। अब इसके अंदर हम किसी बेस से क्रिया करवाता हूं, जब मैं इसकी किसी बेस से क्रिया करवाऊंगा, आप जैसे सिंपल समझो जी, ये इस प्रकार का कोई ए है, ये प्लस रूप भी है, इसका माइनस रूप भी है। जब मैं इसकी क्रिया बी से करवाऊंगा
और मान लीजिए मैं -b से करवाऊंगा तो दो चीज़ें बनेगी, +a -b या -a और -b। इस प्रकार से हमें दो चीज़ें मिलती, ठीक है। तो ये जो मिश्रण प्राप्त होता है ये हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम रेसिमिक मिश्रण को बना सकते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें D व L यौगिकों को रेसिमिक मिश्रण अर्थात DL में परिवर्तित किया जाता है रेसिमीकरण कहलाती है, और उक्त अभिक्रियाओं इन यौगिकों की रेसिमीकरण अभिक्रियाएं कहलाती। अब देखो ये अपने क्या है, इसको डिटेल से नहीं दे रखा है। आप इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझिए आप, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, ये है 3 कार्बन का है और COH है, प्रोपेनोइक अम्ल है, 2 नंबर पे क्लोरो है, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल है। अब आप देखो इसकी क्रिया जल से हो रही, यहाँ से इसका Cl निकलेगा H के साथ क्रिया करके। सबसे पहले यहाँ से Cl टूटा, कार्ब कैटाइन बना। कार्ब कैटाइन स्थायी है इसलिए यह हैलोजन आसानी से निकल गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है। अब इस कार्ब कैटाइन से ये OH- जुड़ रहा है। अब आप यहाँ से देखना, जब इसमें OH- जुड़ रहा है तो इसकी दो स्थितियां बनती है। यहाँ एक तो OH इस तरफ जुड़ रहा है, ये तो इसका D रूप है यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भाग है, और एक इस तरफ जुड़ रहा है तो 50% तो L रूप बन गया और 50% इसमें क्या बन गया, D रूप बन गया। तो ये कैसा मिश्रण है, ये DL लैक्टिक अम्ल है या ये रेसिमिक मिश्रण है। तो हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है सदैव रेसिमिक मिश्रण बनाती है। ये सवाल आ सकता है और हमने इसको पढ़ा भी है। जब हमने हैलोजन व्युत्पन्न का चैप्टर पढ़ा था वहां हमने ये देखा था कि जैसे इस प्रकार से हमने RX एल्किल हैलाइडों के केस में देखा था, सबसे पहले R हटा था और कार्ब कैटाइन बना था, और इन कार्ब कैटाइन से कोई नाभिक से नहीं आया था, वो या तो इस तरफ जुड़ गया था या फिर वो इस तरफ जुड़ गया था। तो हम कह सकते हैं 50% तो इस तरफ जुड़ गया था और 50% इस तरफ जुड़ गया था। आप यहाँ देखिए ये OH- जो नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही 50% इस तरफ जुड़ गए और 50% इस तरफ जुड़ गए, मतलब एक हमें 50% D रूप प्राप्त हुआ और 50% L रूप प्राप्त हुआ। मतलब हम रेसिमिक मिश्रण बना सकते हैं। तो रेसिमिक मिश्रण जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, और उनमें भी कौन सी, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, वो उसमें रेसिमिक मिश्रण आसानी से बनाया जा सकता है। इसके बाद में देखो हम रेसिमिक मिश्रण का पृथक्करण करते हैं, अलग अलग करते हैं, मतलब उसमें से D रूप अलग करते हैं और L रूप अलग करते हैं। किसी सम्मित यौगिक से असम्मित यौगिकों का विभाजन किया जाए तो सामान्यतः एक रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इसकी विपरीत प्रकृति में उत्पन्न सभी ध्रुवण घूर्णक D व L किसी एक रूप में ही उत्पन्न होते हैं, जिनमें मुख्यतः D समावयवी ही प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि इन समावयवी में प्रकाशिक गुणों के अतिरिक्त समस्त भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पूर्णतः समान होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि यदि हम D और L रूप को अलग करें तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए किसी सामान्य तरीके से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर उन्हें अलग करने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, जिनमें सबसे पहला मेथड है यांत्रिक वियोजन। और ये जो यांत्रिक वियोजन है इसके बारे में लुई पास्चर ने सबसे पहले बताया, और इन्होंने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट जो है उसके D और L रूपों को पृथक किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इनके क्रिस्टल बना लो। जो आपको ये सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट है या कोई भी रेसिमिक मिश्रण है जिसमें D रूप भी है और L रूप भी है, दोनों रूप उसके अंदर है, तो आप उसके क्रिस्टल बना लीजिए। अब इनके क्रिस्टल क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। केवल क्रिस्टलीय ठोस प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों पर ही प्रयुक्त की जा सकती है। ऐसे यौगिक जिनमें D व L के क्रिस्टल भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परस्पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, और आप उनके क्रिस्टल बना लो। वो क्रिस्टल अलग अलग होंगे, आप सूक्ष्मदर्शी से उन क्रिस्टलों को देख के अलग कर लो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा
कि आप जो भी आपके पास यौगिक का रेसिमिक मिश्रण है उसके क्रिस्टल बना लीजिए, और उनके क्रिस्टल एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, अलग अलग होते हैं, और उन क्रिस्टलों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखकर अलग अलग कर सकते हैं। अब आप देखो, इसमें दो समस्या है, क्या पता सभी क्रिस्टल में बदले या नहीं बदले, और दूसरी समस्या है कि चिमटी से उठा के कब तक हम उनको अलग करेंगे। इसमें समय भी कंज्यूम होता है और इसमें धन भी लगता है, तो इसलिए ये मेथड इतना यूजफुल नहीं है। ठीक है, दूसरा है जैव रासायनिक वियोजन। अब जैव रासायनिक वियोजन का मतलब क्या है? कोई जैसे सूक्ष्म जीव, कई जीव ऐसे होते हैं जो रेसिमिक मिश्रण के डी या एल में से किसी एक रूप को खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक रूप यदि वो खा जाएंगे, अवशोषित कर लेंगे, तो दूसरा रूप उसमें शेष रह जाएगा। इस विधि का सिद्धांत यह है कि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु है, कवक है, इष्ट है इत्यादि को जब रेसिमिक मिश्रण में पनपने दिया जाता है तो ये डी अथवा एल में से किसी एक समावयवी का चयनात्मक रूप से अवशोषण कर लेते, यानी या तो डी को या एल को, और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मिश्रण में केवल एक ही प्रकाशिक समावयवी शेष रह जाता है। जैसे मान लो अमोनियम टार्ट्रेट है। अमोनियम टार्ट्रेट जो है उसके दो रूप है, एक डी रूप है, एक एल रूप है, मतलब उसका रेसिमिक मिश्रण अपने पास है। यदि इसमें पेनिसिलियम ग्लूकेन, ये ग्लूकम अगर हम इसमें डालते हैं, ये कवक है और ये पनपने लगता है, तो ये इसके डी प्रतिबिंब को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो ऐसी स्थिति में डी तो नष्ट हो जाएगा और अपने पास अपने को क्या मिलेगा? अपने को उसका एल रूप मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये सेपरेशन की विधि है, पृथक्करण की विधि है। इसमें पृथक तो कुछ हुआ नहीं, एक रूप नष्ट हो गया और दूसरा हमें मिल गया, लेकिन इसमें दोनों में से हमें एक रूप अलग मिल गया है, इसलिए हम इसे पृथक्करण की विधि भी कहते हैं। अब देखो, इस विधि में भी नुकसान क्या है? नुकसान ये, एक तो उस सूक्ष्म जीव का चुनाव कीजिए जो वास्तव में उसके किसी एक रूप को खाता है, तो उसका सिलेक्शन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरा ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो तनु विलयनों में पनपते हैं, और तनु विलयन बनाओ पहले उसका, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए जो ये है कि ये विधि भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इसमें क्या है, एक जो एक समावयवी है वो तो पूर्णतः ही नष्ट हो गया, इसलिए हमें इसका लॉस भी होता है। अब देखिए आप, तीसरी है स्तंभ वर्णलेखी विधि। ये वर्णलेखी की आपने नाम सुना होगा, क्रोमेटोग्राफी, और एक स्तंभ वर्णलेखी की है जिसमें एक स्तंभ पर क्रोमेटोग्राफी की जाती है। इसमें क्या होता है, ये इसमें ध्रुवण घूर्णक या सामान्य अधिशोषक का स्तंभ लगाकर इसके ऊपर रेसिमिक मिश्रण को डाला जाता है। तो एक अधिशोषक ले लो, ये अधिशोषण के सिद्धांत पे कार्य करती है। एक अधिशोषक ले लीजिए और उस पर वो रेसिमिक मिश्रण डाल दीजिए। जैसे ही हम रेसिमिक मिश्रण डालते हैं तो स्तंभ में लिए गए अधिशोषक पर रेसिमिक मिश्रण का चयनात्मक अधिशोषण होता है। वर्णात्मक अधिशोषण का मतलब क्या है? चयनात्मक अधिशोषण होगा। अधिक तीव्रता से अधिशोषित होने वाला प्रतिबिंब समावयवी स्तंभ के ऊपरी भाग में अधिशोषित हो जाता है। जैसे मान लो इस प्रकार का स्तंभ लिया है, आपने यहाँ से रेसिमिक मिश्रण डाला है, जो जल्दी से अधिशोषित होगा वो तो यहीं रह जाएगा, और जो धीरे धीरे अधिशोषित होगा वो नीचे आ जाएगा। फिर इन दोनों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रतिबिंब समावयवी जो अपेक्षाकृत कम अधिशोषित होता है स्तंभ के नीचे आकर अधिशोषित हो जाता है, और दूसरे वाला ऊपर है। फिर इन दोनों को अलग कर लेते हैं और इनके वाष्पन के द्वारा इन्हें पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, वाष्पन करेंगे फिर इसका आसवन कर लेंगे। तो ये अच्छी विधि है। इसके द्वारा जो क्रोमेटोग्राफी है उसके द्वारा हम यूँ कह सकते हैं कि जो रेसिमिक मिश्रण है उसके दोनों रूपों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए रासायनिक विधि। केमिकल जो मेथड है वो बहुत ही सबसे अच्छी विधि कह सकते हैं हम इसको। ये रेसिमिक मिश्रण के वियोजन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली विधि है और इस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सिद्धांत क्या है कि जो प्रतिबिंब समावयवियों के भौतिक गुण पूर्णतः समान होते हैं, परंतु विवरिम समावयवी या अप्रतिबिंब समावयवियों के भौतिक गुण धर्म जो है
वो भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो ये कोई एक हम इस प्रकार का कोई एक यौगिक बनाते हैं, ये लीजिए CH3, ये COOH, ये OH, ये H, इधर लिख देता हूँ H और इस तरफ लिख देता हूँ OH। अगर मैं इसका प्रतिबिंब समावयवी बनाता हूँ तो इसका प्रतिबिंब समावयवी ये हो गया, ये C, ये ऊपर है COOH और नीचे है CH3, ये H इस तरफ आ गया, ये OH इस तरफ, और ये H इधर और इधर क्या आ गया OH। ये दोनों तो प्रतिबिंब समावयवी है। लेकिन मैं एक ऐसा यौगिक लेता हूं, जैसे आप देखिए ये C, ये COOH, ये CH3, इस तरफ OH, इस तरफ OH और इस तरफ H और इस तरफ H। ये इसका प्रतिबिंब समावयवी नहीं है, लेकिन है वही, सूत्र दोनों का सेम है। ये भी प्रकाशिक समावयवी है, हालांकि ये प्रकाशिक समावयवी, ये भी प्रकाशिक समावयवी है क्योंकि इसमें नीचे CH3 है। अब आप बात ध्यान देना, ये दोनों प्रतिबिंब रूप है, इनके भौतिक गुण सेम है, लेकिन ये इसका विवरिम रूप है, ये इसका अप्रतिबिंब रूप है, इनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, उस रेसिमिक मिश्रण को विवरिम या अप्रतिबिंब रूप में बदल देंगे, और जब उसे अप्रतिबिंब रूप में बदल देंगे तो उनके भौतिक गुण अलग अलग हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में हम क्या है, उनका जल अपघटन करके उनके दूसरे रूपों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये कोई भी रेसिमिक मिश्रण है प्लस माइनस, अब रेसिमिक मिश्रण है, इसके समान भौतिक गुण है और ये पृथक नहीं किए जा सकते। अब हम इसको किसी अम्ल या क्षार से क्रिया करवाएंगे इस रेसिमिक मिश्रण की। जब इसकी क्रिया किसी अम्ल या क्षार से करवाएंगे तो लवण बनेंगे। अब उन लवणों में कई प्रकार के लवण बनेंगे, तो वो रूप एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विवरिम समावयवी बन जाएंगे, या हम यूं कह सकते हैं कि अप्रतिबिंब रूप प्राप्त होंगे, और उनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे, और उनको हम अलग करके जब उनका जल अपघटन करेंगे, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो L रूप अलग हो जाएगा और उसका D रूप क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम रेसिमिक मिश्रणों का क्या है, पृथक्करण कर सकते हैं। तो अपना जो आज की जो क्लास है उसमें हमने रेसिमिक मिश्रण के बारे में पढ़ा, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपना जो चैप्टर है वो भी यहाँ क्या है, कंप्लीट होता है। बहुत ही सरल पाठ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको बहुत ही मन लगा के पढ़ोगे तो ये बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पर खूब सारा अभ्यास कीजिए। ओके, थैंक यू।